गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट ऑन पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन। तो अगर बच्चे बात करूँ मैं केमिस्ट्री के पोर्शन की, तो ये मॉडरेट टू टफ रहा था। कुछ क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा लेंथी थे, जिनको करने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। बट अपन कोशिश करेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को भी अपन जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर वैसा क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको आप जल्दी से जल्दी सोल्व करके अपने 4 नंबर पक्के कर सको और मैथ्स के लिए टाइम निकाल सको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज ट्रू इन द फॉलोइंग 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आपको कुछ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रखे हैं और इनसे पूछ रहा है कि किसकी एनर्जी सही होएगी बच्चे। तो आपको हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम और लिथियम एटम, 3 एटम दे रखे हैं बच्चे। तो एनर्जी के लिए बच्चे मैंने आपको एक बात सिखा रखी है। एनर्जी के लिए क्या बात होती है बच्चे कि किसी भी एटम की बात अगर आपको करनी है, अगर आपको बच्चे किसी भी एटम की बात करनी है तो आप एनर्जी की वही बात हाइड्रोजन एटम के लिए कर लेना। एनर्जी की वही बात आप किसके लिए कर लेना, हाइड्रोजन एटम के लिए कर देना और इनटू कर देना Z²। ये फॉर्मूला बच्चे रामबाण है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो अपन अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए बस आप याद रख लो। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की होती है -3.4, थर्ड की होती है -1.51। ये होगी हाइड्रोजन एटम की बात। अगर बच्चे हीलियम के लिए बात करनी है तो सर हीलियम के लिए क्या करें, आपको कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन की वही बात इंटू Z² कर देना। हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है 2, तो Z² कर देंगे तो इंटू 4 और इंटू 4। चलिए, और एक लिथियम की भी तो बात कर रहे हैं। तो अगर बच्चे अपन लिथियम एटम के लिए अगर वही बातें करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वही बात हाइड्रोजन के लिए कर दो, वही बात आप हाइड्रोजन के लिए कर दो और इंटू कर दो Z² इंटू 9, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9। तो चलिए जी, तो अगर अपन बच्चे ऑप्शंस को देखें तो इसमें कह रहे हैं, देखो अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये वाली एनर्जीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें बच्चे, तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अपना क्या है, ये वाला है। इसकी एनर्जी क्या होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है ना। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल के अंदर बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16 चौके 64, हासिल 6, 16 3 48 और 6 54 है ना। तो -5.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो अपने को नहीं दे रखा। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे, अपना ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये क्या कह रहे हैं कि थर्ड ऑर्बिट क्या है, 1.51 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 3 ऑप्शन काट दिए तो चौथा ऑप्शन अपना आंसर होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड के अंदर बच्चे कौन कौन से आते हैं, अगर आप बच्चे देख पा रहे हो तो अपने को सारे कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, इन्होंने P ब्लॉक के दे रखे हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, सिलिकन, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है फॉस्फोरस, उसके बाद होता है सल्फर, उसके बाद होता है क्लोरीन। इसमें बच्चे अपन जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2Np3 हाफ फील्ड होता है, जिसके कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, पड़ोसी वाले से ज़्यादा हो जाती है। अगर बच्चे आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और अपन जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे बच्चे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ कम होता है, साइज़ कम होएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे अपने को किसकी देखने को मिलेगी, क्लोरीन की, उसके बाद फॉस्फोरस की क्योंकि हाफ फील्ड है, उसके बाद सल्फर की, उसके बाद सिलिकन की, उसके बाद एल्यूमिनियम की। तो अपना कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा बच्चे, अपना फर्स्ट ऑप्शन फिट बैठेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस कंपाउंड तक यदि आपको पहुंचना है तो आपको कौन कौन सी रिएक्शनें करवानी पड़ेंगी, सीक्वेंस भी दे रखे हैं ना। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि NaOH एक्वस। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे रखे हैं, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे रखा है। यहाँ पे ब्रोमीन की अगर अपन एक्वस NaOH के साथ करवाएंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, OH। फिर अगर बच्चे जोन्स रिएजेंट डालेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चे कीटोन, और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं। तो यानी कि ये वाली रिएक्शन तो नहीं हो सकती। B2H6 बच्चे अपन जानते हैं एल्कीन के लिए करवाते हैं, तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती। जोन्स रिएजेंट बच्चे ऑक्सीडेशन के काम आता है,
हेलो एल्केन्स का ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर 3 ऑप्शन काट दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि नहीं सर करके दिखाओ फिर ही हम मान लेंगे। तो बच्चे अगर आप करके देखना चाहते हो तो देखिए कॉपी पेस्ट, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है ब्रोमीन, और ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करवाओ NaOET। ये अपने को पता है बच्चे एल्कीन बनाने के काम आता है। अल्फा से हेलोजन हटाओ, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ और एल्कीन बनाओ, तो यहाँ पे बच्चे आपको एल्कीन देखने को मिलेगा। फिर ये कह रहा है कि B2H6 और H2O2 के साथ रिएक्शन करवाओ। B2H6 के साथ बच्चे अपन रिएक्शन कैसे करवाते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, तो अपन इसको BH3 को ब्रेक डाउन कर देते हैं BH2 और हाइड्रोजन में। BH3 के BH2 को लेस हिंड्रेड कार्बन पे जोड़ो और हाइड्रोजन को मोर हिंड्रेड कार्बन पे जोड़ो और पाई बॉन्ड तोड़ो, तो बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, है ना। और H2O2 हुए तो क्या करवा देना होता है बच्चे, BH2 की जगह OH लिख देना होता है। तो यहाँ पे बच्चे BH2 की जगह अपन क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट बच्चे अपने को पता है इसका क्या कर देगा बच्चे, ऑक्सीडेशन कर देगा और इसको किस में बदल देगा बच्चे, इसको बदल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल देगा। तो यानी कि आपका प्रोडक्ट होएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपको एक सेल दे रखा है जिसमें Ag और AgCl आपका एनोड है और FeCl2 FeCl3 बच्चे आपका क्या है, कैथोड है ना। और अगर ये कैथोड है तो बच्चे इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो यानी कि FeCl3 बच्चे किस में बदलेगा, FeCl2 के अंदर बदलेगा ना। और ये कह रहा है कि एट 298 केल्विन द सेल पोटेंशियल ई की वैल्यू इंक्रीज कब होएगी बच्चे। तो अपन बच्चे जानते हैं, अगर अपन बच्चे इसका ई सेल लिखें तो वो किसके बराबर होगा, E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n लो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ FeCl2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ FeCl3, है ना। अच्छा यहाँ पे बच्चे आयंस की फॉर्म के अंदर दे रखा है, तो अगर आयंस की फॉर्म के अंदर दे रखा है तो अपन बच्चे इसको आयंस में लिख देते हैं। तो 0.06 अपॉन n लोग Fe2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस का स्क्वायर अपॉन Fe3 पॉजिटिव अपॉन क्लोराइड्स आयंस का क्यूब, है ना। तो यहाँ से ये कट गया तो केवल क्लोराइड आयन बचेगा। तो फाइनल अपने को क्या देखने को मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n log कंसनट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन। तो अगर बच्चे अपन ई सेल की वैल्यू अपन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बच्चे ये नेगेटिव वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यानी कि डिनोमिनेटर आपका छोटा होना चाहिए और न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए। यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन डिक्रीज करना पड़ेगा, कंसनट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन इंक्रीज करना पड़ेगा, कंसनट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस भी अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या Fe2 पॉजिटिव को इंक्रीज करेंगे, नहीं। क्या Fe3 पॉजिटिव को अपन बच्चे डिक्रीज करेंगे, नहीं। तो यानी कि C, D और E होना चाहिए। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि X इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेन नाइट्राइल एंड स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ये कह रहा है कि प्रोपेन नाइट्राइल आपको दे रखा है, यानी कि CH3 CH2 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी ये रिएक्शन कहता है कि करवाओ SnCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा। आपको बच्चे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। फिर ये कह रहे हैं कि इसका आप बच्चे करवा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चे अगर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो कैसे होएगा हाइड्रोलाइसिस, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ OH, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ OH, और यहाँ से अपन बॉन्ड तोड़ देंगे। तो अपने को बच्चे क्या देखने को मिलेगा, अपने को देखने को मिलेगा CH3 CH2 और COH और COH और यहाँ पे हाइड्रोजन। एक कार्बन पे जब भी 2 OH आए तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये बच्चे बन गया आपका X। फिर ये कह रहा है Y इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूट टू इन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ये कह रहा है कि ब्यूट टू इन लॉस, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, और इसका आप ओजोनोलिसिस करवा दो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चे अपने को क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा Y। तो अपने को X भी मिल गया और Y भी मिल गया।
है ना। ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। ये कह रहे हैं कि आपको 1 मोल एक्स का लेना है, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और साथ में लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। एल्कली यानी कि बेसिक मीडियम। तो अपन जानते हैं बच्चे एल्डिहाइड बेसिक मीडियम कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे, एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं तो अपने बच्चे क्या होंगे, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल के केस में बच्चे अपने को कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे ना, अगर अपने पास 2 एल्डिहाइड है, एक एक्स और एक वाई। तो बच्चे अब देखो इसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हो कि सर एल्डोल कंडेंसेशन हमें पढ़ा दी जाए तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं एल्डोल कंडेंसेशन पे एक पूरी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो आपको बच्चे अगर प्रोडक्ट बनाना है ना, तो आप बच्चे क्या करना, एक एक्स का एक्स डैश बनाओ। एक्स डैश कैसे बनाओ, ये जो इसके जस्ट पास वाला हाइड्रोजन है इसके 2 हाइड्रोजन अलग करके लिख दो, और यहाँ पे लिख देंगे CH3 और यहाँ पे लिख देंगे CHO। इस प्रोडक्ट को मैंने ऐसे लिखा है, ये होएगा आपका एक्स डैश। और वाई का भी वाई डैश बनाओ, तो पास वाला हाइड्रोजन ये रहा CH, इसके 2 हाइड्रोजन अलग करके लिख दो, और साथ में बच्चे क्या बच जाएगा, CHO बच जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया अपना वाई डैश। अब बच्चे अपने 4 प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे बच्चे, 4 प्रोडक्ट होंगे अपने। एक तो होएगा एक्स और एक्स डैश से प्रोडक्ट मिलेगा, एक अपने को मिलेगा वाई और वाई डैश से प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा एक्स और वाई डैश से, एक अपने को मिलेगा वाई डैश और एक्स से बच्चे। तो अगर बच्चे अपन एक्स और एक्स डैश से प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बच्चे। तो उसके लिए बच्चे आपको एक्स से लेना है ये ऑक्सीजन, और एक्स डैश से लेने हैं आपको 2 हाइड्रोजन, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है बाहर आपको। तो अगर बच्चे अपन इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चे, अपने को मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अपने को मिलेगा CH3 और साथ में मिलेगा एल्डिहाइड यानी कि CHO। चलिए जी, फिर अपने को बच्चे एक प्रोडक्ट मिलेगा वाई और वाई डैश से। तो बच्चे अगर आप वाई और वाई डैश से प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो आपको बच्चे क्या करना है, वाई से लेना है ऑक्सीजन और वाई डैश से लेनी है 2 हाइड्रोजन और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो आपको बच्चे प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो जाएगा CHO। फिर आपको लेना है एक्स और वाई डैश से प्रोडक्ट लेना है बच्चे। तो अगर बच्चे आप एक्स और वाई डैश से प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, तो आप एक्स से लोगे वाटर मॉलिक्यूल और वाई डैश से क्या ले लोगे, 2 हाइड्रोजन ले लोगे और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो आपको बच्चे क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा CHO। फिर ये कह रहे हैं कि वाई डैश और एक्स से यदि आपको प्रोडक्ट निकालना है, बेसिकली वाई और एक्स डैश से निकलेगा ना, ये तो सेम ही हो गया, वाई और एक्स डैश होगा, सॉरी वाई और एक्स डैश से यदि आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बच्चे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वाई से ले लेंगे ऑक्सीजन और एक्स डैश से अपन ले लेंगे 2 हाइड्रोजन। तो अपने को बच्चे क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा CHO। तो अपने पास ये 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब चारों को अपने को IUPAC नेम भी बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका लेंथी रहेगा। तो अगर बच्चे सबका अपन IUPAC नेम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट तो है। फिर बच्चे अपन अगर ये देखें तो 1 2 3 4, तो ये यानी कि 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल, ऐसा अपने को कोई प्रोडक्ट नहीं दे रखा, तो यानी कि इनमें से एक ऑप्शन अपना कटेगा, है ना। चलिए फिर ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट 2 इन 1 अल, यानी कि ये भी अपने को दे रखा है। फिर अपन देखें तो बच्चे 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, ये भी अपने को दे रखा है, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट अपना नहीं होएगा, यानी कि 4th ऑप्शन अपना आ जाएगा। ये क्वेश्चन सच में लेंथी था ना, इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगना चाहिए था। चलिए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो पहले अपने को बच्चे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो अपने को प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये कह रहा है कि SnHCl के साथ अपन बच्चे जानते हैं नाइट्रो ग्रुप का क्या हो जाएगा,
नाइट्रो ग्रुप का हो जाएगा रिडक्शन, यहाँ पे अपने को मिलेगा NH2 और ऊपर अपने पास मिलेगा CH3, है ना। pH न्यूट्रलाइजेशन का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद असाइलेशन करवाना है, तो अगर अपन बच्चे करवाएंगे तो अपन ये जानते हैं प्रोटेक्शन के काम आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा NH और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CH3। फिर अपन बच्चे जानते हैं कि क्या होएगा Br2, तो यहाँ पे अपने पास ब्रोमीन पॉजिटिव जुड़ेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि ऑर्थो पैरा पे जोड़ो, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ऑर्थो पैरा पे जोड़ो, तो किसकी मानी जाएगी, प्लस एम वाले की, तो यानी कि एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। वैसे कहीं पे भी जोड़ दो, बहुत ज़्यादा आंसर तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट बच्चे मोल कंसेप्ट है ना। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे अपने पास जुड़ जाएगा ब्रोमीन। तो ये हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है, अब अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, देन 137 ग्राम ऑफ 4 नाइट्रोटोलिन, यदि बच्चे अपन इसका 137 ग्राम लें तो बताइए कि इसका कितना मिलेगा बच्चे। तो आप देख पा रहे हो बच्चे, अगर अपन इसका 1 मोल लेंगे तो इसका भी अपने को 1 ही मोल मिलेगा। तो अपन इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बच्चे, मास तो अपने को दे रखा है 137 मिलीग्राम अपॉन लिख देंगे मोलर मास, तो इसका मोलर मास अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चे अगर अपन इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 137 ही आ जाएगा। तो इसके कितने मोल्स आ जाएंगे बच्चे, इसके मोल्स आ जाएंगे 1 मिली मोल्स आ जाएंगे। तो बच्चे अगर इसके 1 मिली मोल्स आएंगे तो इसके भी 1 मिली मोल्स ही आएंगे, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, CH3 आएगा। तो बच्चे इसके भी 1 मिली मोल्स ही आएंगे। तो अगर बच्चे इसके भी 1 मिली मोल्स आएंगे तो इसका भी मास मिलीग्राम में निकाल सकते हैं, कैसे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चे आप इसका मोलर मास निकाल लेना, तो इसका या मोलर मास निकालोगे तो 228 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अपने को कह रहा है कि ए कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ माइक्रोवेव, एक माइक्रोवेव के अंदर कप ऑफ वाटर को प्लेस किया गया है। तो बताइए, एंड द ओवन इज टर्न्ड ऑन फॉर 1 मिनट, ओवन को 1 मिनट के लिए क्या कर दिया, अभी ऑन कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच द वाटर बिगिंस टू बॉयल, तो वाटर आपका क्या करने लग गया बच्चे, बॉयल करने लग गया। अगर बच्चे वाटर आपका बॉयल करने लग गया तो यानी कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ा होगा, और अपन बच्चे जानते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यानी कि डेल्टा यू अपना क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू पॉजिटिव एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि COBr4 2 नेगेटिव आयन विल एब्जॉर्ब लोअर एनर्जी देन COCl4 2 नेगेटिव। सब कुछ सेम है बच्चे, केवल अपना लिगैंड चेंज हो रहा है। यानी कि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए थी, है ना। वो क्या होती है, IBr SCN। तो अपन बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से आते हैं, IBr SCN, कल से फुल ओके, कुछ इस प्रकार से आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है ना। तो बच्चे अपन देख पा रहे हैं कि ब्रोमीन की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पीछे आता है और क्लोरीन आगे आता है। यानी कि क्लोरीन क्या करेगा बच्चे, क्लोरीन एनर्जी गैप बड़ा रखेगा, और ब्रोमीन के केस में एनर्जी गैप बच्चे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ब्रोमीन वाला कम एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कह रहे हैं कि ब्रोमीन विल एब्जॉर्ब लोअर एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर ये कह रहा है कि इन COI4 2 नेगेटिव आयन द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन 2 सेट ऑफ d ऑर्बिटल इज़ मोर देन COCl4, है ना। तो क्लोरीन अपना बच्चे आगे है तो इसमें एनर्जी सेपरेशन क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, और आयोडीन अपना पीछे है तो इसमें एनर्जी सेपरेशन बच्चे क्या होएगा, कम होएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 आपकी बच्चे क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन फिट बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ब्यूट 2 आइन एंड हाइड्रोजन आर सेपरेटली ट्रीटेड विद प्लेटिनम कार्बन एंड सोडियम लिक्विड, यहाँ पे NH3 आएगा, टू गिव प्रोडक्ट, है ना। अपन जानते हैं बच्चे प्लेटिनम कार्बन के केस में अपने को बच्चे क्या मिलता है, ब्यूट 2 आइन, है ना। तो अपने को सिस वाला मिलेगा, और सोडियम लिक्विड अमोनिया के केस में बच्चे अपने को ट्रांसएल्कीन मिलता है ना। फिर ये कह रहा है कि X एंड Y आर स्टीरियोमर्स, हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो स्टीरियोमर्स भी होंगे। फिर ये कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ X इज़ 0, नहीं गलत बात। फिर ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X इज़ हायर देन, है ना, क्यों, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चे क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। तो ये वाली बात भी अपनी सही है। फिर ये कह रहा है कि X एंड Y रिएक्ट विद ओजोन
इन प्रेजेंस ऑफ H2O टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, नहीं गलत बात है ना। दोनों केस में बच्चे अपने को क्या मिलेगा, CH3 CHO, इसके भी 2 मोल मिलेंगे और इसके भी बच्चे अपन ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो CH3 CHO अपने को 2 मोल मिलेंगे। तो डिफरेंट नहीं, सेम प्रोडक्ट, तो ये वाली बात भी अपनी क्या होगी, गलत। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपनी बच्चे क्या है, B एंड D। तो B एंड D अपनी बच्चे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि आपको गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव क्वांटम नंबर इज एज गिवन इन A एंड B आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको एक A क्वांटम नंबर दे रखा है, N की वैल्यू 1 और M की वैल्यू -1। तो बच्चे N की वैल्यू 5 दे रखी है, तो अपन जानते हैं L की वैल्यू बच्चे क्या होएगी, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे बच्चे M की वैल्यू क्या होएगी, 0, यहाँ पे क्या हो सकती है -1 0 1, यहाँ पे क्या हो सकती है -2 -1 0 1 2, यहाँ पे क्या हो सकती है -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो सकती है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। सो अगर अपन बच्चे देखें, अपने को M की वैल्यू -1 चाहिए, यानी कि अपने को इस ऑर्बिटल की बात चाहिए, इसकी चाहिए, इसकी चाहिए और इसकी चाहिए। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि A के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे। तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि अपना क्या हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और अपन जानते हैं अगर 4 क्वांटम नंबर फिक्स हो जाए तो वैसा एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यानी कि B के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होएगा, यानी कि D ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपको 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। अपन जानते हैं कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में रेट बच्चे क्या होता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो अपने को बस ये देखना है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे अपने को कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, +M इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चे अपने को कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, -M देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे अपने को कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, -I। तो यानी कि C के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद A के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद B के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये है, तो रेट का ऑर्डर भी यही होना चाहिए। तो CAB यानी कि 4th ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि आपको एक अनसैचुरेशन बेस टेस्ट है, तो आपको बताना है कि बेसिकली कौन कौन सा कलर आता है। तो बच्चे आपको जो जो चीज़ें याद है केवल उन पे अपन चलते हैं। तो अपने को फिनोलिक ग्रुप वाला टेस्ट अपने को याद होता है, FeCl3। इसके अंदर अपने को बच्चे कैसा कलर नज़र आता है, वॉयलेट कलर नज़र आता है, तो यानी कि D का 3rd ऑप्शन आएगा। फिर ये कह रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप सिल्वर मिरर टेस्ट होते हैं बच्चे, यानी कि C का 2nd ऑप्शन। तो C का 2nd ऑप्शन और D का 3rd ऑप्शन, ऐसा बच्चे अपने को एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर बच्चे आपको दूसरे टेस्ट, अगर आपको ये वाले टेस्ट भी बच्चे याद है तो आप इनके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। बट अगर अपना 2 से काम चल रहा है तो अपन आगे वाले ऑप्शंस को क्यों ही चेक करेंगे, है ना। कम से कम ऑप्शंस में अपन कैसे अपन सही ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, उसी से ही तो अपने को पता चलता है कि कैसे बच्चे अपन काम कर सकते हैं अपना बिल्कुल आसानी से। फिर ये कह रहा है कि द स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट अबाउट निकल 2 कॉम्प्लेक्स विद डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम। डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम बच्चे अपना कैसा नज़र आता है, कुछ इस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे बच्चे क्या होता है, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH। और जब ये बच्चे एज ए लिगैंड काम करता है तो एक O नेगेटिव, एक H+ क्या चला जाता है बच्चे, बाहर चला जाता है। और अगर एक H+ बाहर चला जाएगा तो अपने को फाइनली बच्चे क्या नज़र आएगा, अपने को फाइनली नज़र आएगा C, यहाँ पे C, और यहाँ पे बच्चे CH3, और यहाँ पे भी बच्चे CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला O नेगेटिव चला गया बाहर, है ना। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बच्चे क्या होता है अपने पास OH, है ना। इसको थोड़ा सही से ही बना लेते हैं, सुंदर सुंदर बना लेते हैं, क्योंकि अपने को इसका स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ही एक ग्रुप और भी आएगा बच्चे, C, और यहाँ पे C, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा बच्चे, CH3, यहाँ पे अपने पास आएगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ठीक है भी। उसके बाद बच्चे अपन देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास अपोजिट लगाएंगे ना, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे बच्चे अपने पास आएगा क्या, OH, है ना। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे अपने पास होते हैं बच्चे निकल 2 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देता है, यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है, यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन देता है, और यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन देता है।
तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है ना। इसकी शेप बच्चे कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है ना, स्क्वायर प्लेनर होएगी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या होएगी, DsP2, है ना। तो ये कह रहे हैं इट इज़ रेड इन कलर, हाँ बिल्कुल सही बात है, रोजी रेड कलर होता है, यानी कि ए वाली बात बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि इट हैज़ हाई सोल्युबिलिटी इन pH एट pH 9, है ना। pH 9 पे बच्चे ये सोल्यूबल नहीं होता, इसके अपने को क्या देखने को मिलते हैं बच्चे, PPT देखने को मिलते हैं, यानी कि ये वाली बात अपनी बच्चे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि Ni2 पॉजिटिव हैज़ 2 अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन बच्चे। तो अगर ये DsP2 है और यानी कि Ni2 पॉजिटिव के पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Ni2 पॉजिटिव के पास बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है। और यदि बच्चे D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो अपने को क्या नज़र आएगा, अपने को नज़र आएगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और ये DsP2 आ जाएगा, यहाँ से एक S और यहाँ से 2 अपने पास आ जाएंगे P। तो यानी कि क्या 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, गलत बात, यानी कि सी वाली बात अपनी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन निकल नाइट्रोजन एंगल इज़ ऑलमोस्ट टू 90 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल बच्चे ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है, इस वाले को अपन चेक कर लेंगे टाइम के साथ। फिर ये कह रहे हैं कि द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 4 5 मेंबर मेटासाइक्लिक रिंग्स, है ना। तो बच्चे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बच्चे ये 1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बच्चे अपन देखें तो ये अपनी एक 5 मेंबर की रिंग है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये भी अपनी एक 5 मेंबर की रिंग है, बिल्कुल सही बात है। पर इस रिंग को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे बच्चे 6 मेंबर की रिंग बनेगी और यहाँ पे भी 6 मेंबर की। क्या अपने पास 4 5 मेंबर की रिंग है, नहीं, गलत बात, अपने पास बच्चे 2 ही 5 मेंबर की रिंग है। तो यानी कि ये वाली बात भी अपनी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अपने को बताना है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट है। तो बी सी और ई तो अपनी इनकरेक्ट है, ऐसा अपने पास बच्चे एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अपना आंसर। तो यानी कि डी वाले ऑप्शन को अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये वाली बात आपकी क्या होगी बच्चे, सही होगी। ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है ना, अपन ध्यान में भी रख सकते हैं इस बात को। चलिए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग A to D साइक्लिक स्ट्रक्चर दोज विल नॉट रिएक्ट विद टोलॉन्स रिएजेंट। टोलॉन्स टेस्ट कौन नहीं देते बच्चे, या मैंने आपको एक पीछे वाले पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था जब बच्चे कार्बन पे OH और OR हो और एक तरफ बच्चे क्या होए, हाइड्रोजन होए, और एक तरफ इधर अपने पास कोई कार्बन की चेन होए, तो ये वाला बच्चे अपना टोलॉन्स टेस्ट देता है ना। तो आपको साइक्लिक वाले केस में बच्चे OH और OR ढूंढना होता है, ठीक है भी। तो अगर अपन बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपने पास ये OH है और यहाँ पे अपने पास OR है, यानी कि ये तो टोलन टेस्ट देगा बच्चे। यहाँ पे अपने पास बच्चे OR है और यहाँ पे भी OR है, यानी कि ये टोलन टेस्ट नहीं देगा। अगर अपन बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपने पास OR है और यहाँ पे भी अपने पास OR है, तो ये भी टोलन टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे अपने पास बच्चे OH है और यहाँ पे अपने पास OR है, यानी कि ये टोलन टेस्ट देगा। तो कौन कौन नहीं दे रहे हैं, बी और सी आपका टोलन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अपने को कह रहा है बच्चे, क्या कह रहा है, ये अपने को कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल X विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो बच्चे अपने को सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, नाइट्रोजन, यहाँ पे एक अपने को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे OH। और H2SO4 का स्ट्रक्चर बच्चे कुछ इस तरीके से बनता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर बच्चे कुछ इस तरीके से बनता है। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लिया। NF3 का स्ट्रक्चर बच्चे कुछ इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे मैंने NF3 का स्ट्रक्चर बना लिया। O3 का स्ट्रक्चर बच्चे कुछ इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे मैंने O3 का स्ट्रक्चर बना लिया। तो अब सब पे लोन पेयर देखें तो बच्चे यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे, एक यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे अपने पास 2, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7, इसके पास 7 लोन पेयर हैं। इसके पास देखें तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, 8 लोन पेयर हो गए। अगर अपने बच्चे यहाँ पे देखें तो 1 और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3, हर फ्लोरीन पे 3 है और एक नाइट्रोजन पे, इस पे 10 लोन पेयर हो गए ना। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि सब में इसी के पास ही होंगे, ठीक है भी। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 और यहाँ पे अपने पास यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे अपने पास बचेगा कितने, 3, तो टोटल लोन पेयर बच्चे कितने हो गए, 6। तो अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा NF3। NF3 में अपने को बॉन्ड एंगल ढूंढना है बच्चे। तो NF3 का बॉन्ड एंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे अपने को कुछ इस प्रकार से बनेगा। टेट्राहेड्रल के केस में बच्चे बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चे, वैसे अपना कितना होता है, 109 डिग्री 8 मिनट होता है ना। पर जब एक लोन पेयर आ जाता है तो कितना हो जाता है बच्चे, 160 डिग्री के समथिंग हो जाता है। बट अगर अपन बच्चे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी कि 160 डिग्री से बच्चे छोटे वाला आंसर होएगा। तो 160 डिग्री से छोटे वाला आंसर बच्चे अपना कौन सा है, 102 डिग्री, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड विद लो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। अगर बच्चे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होएगा तो कंपाउंड क्या होएगा बच्चे, वेपर्स बन के क्या हो जाएगा, कंपाउंड उड़ जाएगा, तो वो अपने यूज़ का ही नहीं रहेगा, यानी कि बच्चे ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। फिर ये कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज एज एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस। नहीं, अगर बच्चे अपन प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी बच्चे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो स्टेटमेंट 2 भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि एस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2 वर्सेस इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड CH2। अपन बच्चे जानते हैं एसीटोन और CH2 अपने को कैसा सोल्यूशन देता है, ये अपने को देता है सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए बच्चे क्या ये वाला कर्व बन सकता है, नहीं, ये तो नेगेटिव डेविएशन होता है, ये तो आइडियल के लिए होता है। और यहाँ पे बच्चे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन बहुत अच्छी बात, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन बहुत अच्छी बात, पर यहाँ पे एक नेगेटिव डेविएशन नहीं, ये वाला कर्व भी नहीं हो सकता, तो यानी कि अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कंपाउंड पी अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आपको बताना है कि पी कंपाउंड बच्चे आपका क्या होएगा। तो बच्चे अपन NH3 के साथ रिएक्शन जनरली किसकी करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की करवाते हैं, तो इसकी करवा के देख लेते हैं। तो बच्चे अगर अपन जब इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को जनरली क्या मिलता है, यहाँ पे CO यहाँ पे हो जाता है NH2, और यहाँ पे बच्चे KOH और Br2 की प्रेजेंस में बच्चे अपने को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे हो जाएगा NH2, और CHCl3 KOH की प्रेजेंस में बच्चे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चे NC के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द आयनिक रेडियस ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। तो यानी कि बच्चे ये कह रहे हैं कि बोरोन 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, गैलियम 3 पॉजिटिव, इंडियम 3 पॉजिटिव और टेलुरियम 3 पॉजिटिव। अगर अपन बच्चे ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ ऑब्वियस ही बात है कि साइज़ क्या होएगा बच्चे, बढ़ेगा, और ये कह रहे हैं कि डिक्रीज होएगा, तो यानी कि ए वाली बात आपकी बच्चे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ए वाली बात गलत है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि डी वाली बात तो अपनी बिल्कुल सही है, तो यानी कि ये वाली बात सही है। अब अपने को बी और सी को चेक करना है केवल, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। इसका नहीं होता ना, इसमें याद करो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आता है 1 5 3 4 2। इसको अगर 1 2 3 4 5 बोले तो कुछ इस प्रकार से ऑर्डर आता है। सबसे ज़्यादा बच्चे किसकी होती है, बोरोन की होती है, उसके बाद किसकी होती है बच्चे, टेलुरियम की होती है, उसके बाद किसकी होती है बच्चे, गैलियम की होती है, फिर उसके बाद बच्चे किसकी होती है, इंडियम की होती है, उसके बाद बच्चे किसकी होती है, उसके बाद आपकी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है ना। और इसको एक इस तरीके से ग्राफ से भी याद करवाया जाता है, एक W से भी, है ना। तो 1 5 3 2 4 2 4 होएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो यानी कि यहाँ पे आपका होएगा एल्यूमिनियम और यहाँ पे आपका होएगा इंडियम, है ना। यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर बच्चे आप चाहते हो कि आपको इसकी बताया जाए तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। खैर इसका अपने को कांस्टेंट ऑर्डर तो देखने को नहीं मिलता, और ये कह रहा है कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी, तो यानी कि सी और डी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बोरोन की सबसे ज़्यादा होती है, हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि कंसीडर द जनरल रिएक्शन गिवन बिलो एट 400 केल्विन, एक्स ए इज इन इक्विलिब्रियम विद वाई बी, द वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी आर स्टडीड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर बट वेरिएशन इन वाई एंड एक्स। ये कह रहे हैं कि वाई और एक्स की वैल्यू बच्चे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पर टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, और के पी और के सी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है बच्चे, अपने को ये और ये देखने को मिल रही है। तो आपको बताना है कि बच्चे द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या क्या होएगी दोनों केस के अंदर। तो बच्चे जब भी आपको के पी और के सी देखने को मिले, सबसे पहले तो आप ये रिलेशन यूज़ कीजिए, क्या, के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है अभी। तो इस केस के अंदर अपने को के पी कितना दे रखा है, 85
5.87 और के सी अपने को कितना दे रखा है 2.586 है ना। आर को अभी के लिए मैं होल्ड पे डाल देता हूँ और टेम्परेचर बच्चे कितना दे रखे हैं 400 और ये कितना हो जाएगा डेल्टा एन जी है ना। तो 85.87 और इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 2.586 के साथ। तो 2.586 के साथ ये हो जाएगा 400 आर और ये कितना हो जाएगा डेल्टा एन जी। तो जब मैं 85.87 को डिवाइड करता हूँ 2.586 के साथ तो मुझे मिलता है बच्चे अप्रोक्सीमेटली 33.33 वाला आंसर। और ये किसके बराबर हो जाएगा 400 और आर और इसकी पावर बच्चे क्या होगी डेल्टा एन जी। अब देखो दिमाग लगा के सोचना, अब आपसे वो बच्चे ऐसी कैलकुलेशंस तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं करवाएगा कि लोगो वगैरह लेके आपको सोल्व करना पड़े ना। तो मैं कोई जुगाड़ करके यहाँ पे 33.33 बना सकता हूँ ना। कैसे, जब बच्चे मैं आर की वैल्यू कितनी रख दूँ, आर की वैल्यू मैं रख दूँ 8.314 जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है बच्चे, जो कि अप्रोक्सीमेटली होती है 100/12 के बराबर। बट इससे मेरी वैल्यू 33.33 नहीं आएगी। आर की वैल्यू बच्चे अगर मैं रख दूँ क्या 0.0821 तो यहाँ पे बच्चे ये किसके बराबर होएगी 1/12 के बराबर होएगी ना। तो अगर मैं आर की वैल्यू 1/12 रखूँ तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 33.3 और ये कितना हो जाएगा बच्चे मेरा 400 इंटू 1/12 और इसकी पावर क्या हो जाएगी डेल्टा एन जी यानी कि y माइनस एक्स। अब अपन बच्चे सोल्व कर सकते हैं। 4 पे क्या, ये आ गया 3 और ये आ गया 100/3 बच्चे क्या होता है 33.33 तो यानी कि 33.3 और ये कितना आ जाएगा 33.3 की पावर y माइनस एक्स। तो यानी कि बच्चे आपका y माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि बच्चे आपकी y की वैल्यू क्या हो सकती है 2 और x की वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो 2 माइनस 1 तो 2 y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो यानी कि ऐसा एक ही केस है यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आपको दूसरा केस चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका बच्चे मन कर रहा हो तो आप चेक कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो क्या, के पी बराबर किसकी हो जाएगा के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे आपको के पी बच्चे कितना दे रखा है 0.862 और यहाँ पे आपको बच्चे कितना दे रखा है 28.62 और ये किसके बराबर होएगा आर इंटू 400 की पावर y माइनस एक्स। जब बच्चे आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका बराबर आएगा किसके 0.03 के बराबर आएगा है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, ये अपन जानते हैं किसके बराबर है, ये अपना है 100/3 के बराबर है और ये y माइनस एक्स। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 3/100 और ये किसके बराबर है 100/3 की पावर y माइनस एक्स। तो यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी 1 और यही अपने को प्रूव करना था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन ए बी का क्या हो रहा है बच्चे डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ए बी का डिकम्पोजिशन होकर कुछ प्रोडक्ट बनने होंगे, मुझे इन्होंने बता नहीं रखा और मुझे उससे रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ता। बस ये बता रखे कि टी की जब टाइम की वैल्यू बच्चे क्या है 0 है, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो ए बी की कंसनट्रेशन बच्चे कितनी है 0.6 है। जब बच्चे टाइम की वैल्यू कितनी है 100 सेकेंड है, सेकेंड के अंदर दे रखे हैं ना, तो इसकी कंसनट्रेशन बच्चे कितनी है 0.55। तो 6 0 से चेंज होके 5 यूनिट क्या होगी कम होगी तो 0.05 यूनिट कम होगी। जब टाइम की वैल्यू बच्चे कितनी है 200 सेकेंड है तो ये फिर से कितनी होगी बच्चे 0.50। तो आप देख पा रहे हो बच्चे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कंसनट्रेशन क्या होती जा रही है कम होती जा रही है और कंसनट्रेशन सेम पेस से कम हो रही है। यानी कि बच्चे रेट आपका डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, कंसनट्रेशन ऑफ ए बी पे। जब रेट डिपेंड नहीं करता है तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो यानी कि आपकी रिएक्शन बच्चे कैसी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अपन देख सकते हैं कि ए नोट माइनस ए टी किसके बराबर होता है बच्चे के टी के बराबर होता है। तो बस ए नोट अपने को कितना दे रखा है बच्चे 0.6 दे रखा है और ए टी अपने को कितना दे रखा है 0.55 दे रखा है। यहाँ से अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी कितनी इनटू टाइम अपने को दे रखा है 100 सेकेंड। तो इसको जब अपन बच्चे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चे 0.05 इंटू 100। तो के की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 5/100 इंटू 100 आ जाएगी।
ठीक है भाई। अपने को हाफ लाइफ चाहिए तो अपने को बच्चे क्या कर देंगे, ए नोट यानी कि 0.6 हाफ लाइफ चाहिए तो कंसनट्रेशन आधी हो जानी चाहिए 0.3। के की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है कितनी 5/100 इंटू 100 और टी हाफ अपने को चाहिए है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 0.3 इंटू 100/100/5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, टी हाफ के बराबर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कटेगा 10 और ये हो गया 30, 5 6 जा 30। तो टी हाफ आपकी बच्चे कितनी आ गई 600 सेकंड आ गई। तो मिनट के अंदर बच्चे कितना हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। तो यानी कि बच्चे आपकी हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी 10 मिनट्स आ जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग गैस फेस इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं ये वाली रिएक्शन कराता हूँ तो बेसिकली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है बच्चे NH3 इक्विलिब्रियम के अंदर है किसके साथ, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 के साथ, है ना। इफ़ टोटल प्रेशर इज √3 atm एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 9 atm देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको बच्चे टोटल प्रेशर भी दे रखा है और आपको Kp की वैल्यू भी दे रखी है। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, इस फॉर्म के अंदर निकलेगा तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे बिल्कुल आसान सा काम अपन क्या कर देंगे, अपन इसके मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स शुरू में कितने होंगे, t बराबर 0 पे इसके मोल्स होंगे 1 और इनके मोल्स होंगे 0 0, है ना। एट इक्विलिब्रियम है ना, तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, इसके मोल्स बढ़ जाएंगे कितने α/2 और इसके मोल्स कितने बढ़ जाएंगे 3α/2। तो टोटल मोल्स कितने आगे बच्चे, टोटल मोल्स आगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2 प्लस 3α/2। तो यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, तो यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा। तो मोल फ्रैक्शन बच्चे कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये तो आ गया अपने पास मोल फ्रैक्शन। और यदि बच्चे अपने को पार्शियल प्रेशर चाहिए तो अपने को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू √3, अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू √3, 3 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू √3। बस अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन Kp निकाल सकते हैं। Kp बराबर किसकी होगा, प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1/2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3/2 अपॉन प्रेशर ऑफ NH3 हो जाएगा। प्रेशर ऑफ N2 अपने को ये दे रखा है बच्चे, तो ये सारी वैल्यूज़ रख दो। तो अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की पावर √3 होल की पावर 1/2, 3 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा √3 होल की पावर बच्चे क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे √3। अब इसको सोल्व करने में आपको मौत आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा आसान तरीका सुन लीजिए। तो ये देखिए इस सारे को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे एक साथ, और इस ये अपना बेस हो जाएगा। अगर बच्चे बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यानी कि सॉरी इधर से ये सारा और इधर से ये सारा अपना बेस हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है बच्चे, ऐड होती है। तो यानी कि 3 की पावर 3/2 को अगर मैं अलग लिख दूं तो मैं इसको बच्चे क्या लिख सकता हूं, अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा और √3। बेस सेम है तो पावर क्या होएगी, ऐड होएगी, यानी कि 1/2 प्लस 3/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, है ना। अब बच्चे अपन इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं। थोड़ा अच्छा करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3 की पावर 3/2, यहाँ पे एक √3 भी है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4, √3 का स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। अच्छा इसको थोड़ा सा 3 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में √3 लिख सकता हूँ,
और यहाँ पे अपने पास है √3। तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो अपने को बच्चे फाइनली क्या देखने को मिलेगा, जो फाइनल वाला आंसर है उसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ना। तो 3 × 3 अपना क्या हो जाएगा 9 × α² अपॉन 4 × 1 + α × 1 - α इज इक्वल टू KP, जो कि अपने को दे ही रखे इन्होंने। वैल्यू कितनी है बच्चे 9 है, × 9। तो ये कट गया, 9 से 9 कट गया। तो बस अब तो काम बिल्कुल आसान ही रह गया। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा बच्चे α² इज इक्वल टू 4 - 4 α²। बस तो 5 α² इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो 5 α² इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका 4। तो यानी कि α² कितना आ जाएगा 4/5। तो 4/5 अब अपने को इस फॉर्म के अंदर चाहिए, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, है ना। और स्क्वायर है तो उधर जाके हो जाएगा, ये कितना कट गया 80 पे ना। तो 80 × 10 की पावर -2 की पावर क्या हो जाएगी -1/2। तो आपकी x की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी, है ना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, आई एग्री। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11Br आर सेपरेटली ट्रीटेड विद KOH aqueous टू गिव रिस्पेक्टिव सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट विदाउट एनी रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चे ये अपना C5H11Br है, तो इसके अपने को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो 5 कार्बन के लिए अपन क्या कर सकते हैं बच्चे, 5 कार्बन अपने क्या हों बच्चे एक लाइन के अंदर हो। उसके बाद क्या हो सकता है 4 कार्बन एक लाइन के अंदर हो और एक अपना क्या हो बच्चे साइड चेन हो। और उसके बाद अपना बच्चे क्या हो सकता है 3 कार्बन अपने लाइन के अंदर हो और एक अपना क्या हो बच्चे साइड चेन हो। अब इसके अंदर बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर, मैंने आपको इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ ना। तो इसके अंदर 3 डिफरेंट कार्बन है, यानी कि 3 जगह पे अपना क्या जुड़ सकता है ब्रोमीन जुड़ सकता है। इसके अंदर बच्चे सिमेट्री नहीं बनेगी। इसके अंदर 4 डिफरेंट कार्बन है, यानी कि 4 जगह पे अपने ब्रोमीन जुड़ सकता है। इसमें सारे कार्बन एक जैसे हैं, इस वाले पे तो ब्रोमीन जुड़ेगा नहीं, तो किसी एक पे ब्रोमीन जुड़ सकता है। तो अगर बच्चे मैं इसके प्रोडक्ट्स बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेंगे, कुछ इस तरीके से बनेंगे। जो डिफरेंट कार्बन है उन पे ब्रोमीन जोड़ दो, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, इसमें बच्चे क्या होएगा यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और इसमें क्या होएगा बच्चे यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और बच्चे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4 अपने को बनाने पड़ेंगे ऐसे। और अगर बच्चे आप 4 ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओगे तो अपने को 4 जगह ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा। एक में अपन बच्चे यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देंगे, एक में बच्चे अपन यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देंगे, एक में यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देंगे, और एक में यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देंगे। और बच्चे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें अपने पास केवल एक ही ऐसा है कार्बन डिफरेंट टाइप का, तो बच्चे इसमें मैं केवल यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दूंगा। अब बच्चे जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, एक्वस KOH के साथ कराऊंगा, तो ब्रोमीन की जगह सिंपल क्या हो जाएगा बच्चे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यानी कि आपका रीअरेंजमेंट आपको करवाना नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और आपको बताना है कि कौन से वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर जो आपका ब्रोमीन ऑप्टिकली एक्टिव होएगा वही तो आपका OH वाला ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। तो यानी कि जो मेरे रिएक्टेंट एक्टिव होंगे वही मेरे प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि Br की जगह केवल OH जुड़ रहा है। तो अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्टेंट मेरे ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। क्या ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, इसके पास कायरल कार्बन है। यस। क्या ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चे? ये वाला नहीं है, दोनों तरफ सेम जुड़े हुए हैं ना। क्या ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, इसके कारण ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? नो सर। क्या बच्चे ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, ये मेरा कायरल कार्बन है, तो यस। तो क्या ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? नो सर। क्या ये वाला मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? नो सर। तो टोटल कितने हुए बच्चे आपके 1, 2 और 3, और एंटी के अकॉर्डिंग इसका 3 आंसर आ जाएगा। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ कोबाल्ट ऑक्जेलेट 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स इज n टाइम्स ऑफ क्रोमियम ऑक्जेलेट 3 नेगेटिव। तो बच्चे ऑक्जेलेट अपन जानते हैं कितना होता है -2। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि कोबाल्ट 3+ और क्रोमियम 3+। कोबाल्ट 3+ का मतलब क्या है बच्चे, कोबाल्ट कितना होता है
होता है 4s2 और 3 पॉजिटिव का मतलब है बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, D6, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और क्रोमियम 3+ का मतलब बच्चे क्या होता है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5 और 3+ का मतलब है बच्चे एक यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि आपके पास बच्चे कितने बचेंगे, D3 बचेंगे। अच्छा, ये अपना कैसा है बच्चे, बाइडेंटेट लिगैंड है ना। तो यानी कि अपने को बच्चे T2G और EG के अंदर अपन ब्रेक डाउन करेंगे। ये भी अपना बाइडेंटेट लिगैंड है, तो T2G और EG के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, जब बच्चे अपन ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं तो नीचे वाले की एनर्जी कितनी होती है बच्चे, नीचे वाले की एनर्जी होती है -2/5 यूनिट और ऊपर वाले की एनर्जी बच्चे कितनी होती है, +3/5 यूनिट। यहाँ पे नीचे वाले की एनर्जी बच्चे कितनी होएगी, -2/5 यूनिट और ऊपर वाले की एनर्जी बच्चे कितनी होएगी, 3/5 यूनिट एक इलेक्ट्रॉन के लिए। पेयरिंग एनर्जी को बच्चे अपन नेगलेक्ट करके मानना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसके अंदर बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसकी एनर्जी बच्चे कितनी होएगी, इसकी एनर्जी होएगी -2/5 टाइम्स ऑफ 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और अब अपने को भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्जेलेट अपना कैसे बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो यानी कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बच्चे नीचे आ जाएंगे। तो यानी कि बच्चे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी -2/5 टाइम्स ऑफ 6। तो ये वाली एनर्जी इसकी कितने टाइम है बच्चे, 2 टाइम है ना, बस इससे ये कैंसिल हो गया, 3 2 6, तो 2 टाइम एनर्जी है ना। तो बच्चे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि x मिलीग्राम प्योर HCl यूज्ड टू मेक एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड solution is used when HCl solution was titrated against it. The numerical value of X is. So basically ये कह रहा है कि अपन कितना ये लें, है ना। अगर बच्चे अपने को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना है, ट्रीट करना है, जो कि आपको कितना दे रखा है, 0.1 मोलर दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 25 मिलीलीटर दे रखा है ना। तो बस इसके आपको क्या चाहिए, मिलीग्राम चाहिए। तो बस बिल्कुल आसान सा काम है, अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कर देंगे बच्चे, बराबर कर देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस किसके बच्चे, HCl के, बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। आप चाहो तो मोल से भी कर सकते हो। जो बच्चे चाहते हैं कि सर मोल से बता दिया जाए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं मोल से भी इसका आंसर निकाल दूँगा। ठीक है भाई, BaOH होल ट्वाइस। तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कितने आ जाएंगे बच्चे, 0.1 मिलीग्राम इक्विवेलेंस आ जाएंगे। तो अपने को क्योंकि मिलीग्राम चाहिए ना, तो मैं मिलीलीटर ही रख रहा हूँ, इंटू 25। इसका एन फैक्टर बच्चे कितना हो जाएगा, 2। और इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कितने आ जाएंगे, इसका मास जो कि अपने को निकालना है मिलीग्राम के अंदर आएगा, अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास इसका कितना हो जाएगा, 36.5 और मल्टीप्लाई बाय 1 ही होएगा ना, क्योंकि इसका एन फैक्टर बच्चे HCl का 1 ही है। तो बच्चे इसका मास कितना आ जाएगा, मास इसका आ जाएगा, ये कितना हो गया, 25 2 50 इंटू 0.15 इंटू 36.5। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 5 5 जो 25, 2 कैरी, 36 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 180 और 2 182। तो 182.5 इंटीजर में कितना आ जाएगा, 182, है ना। तो अपने को चाहिए 1 इंटू 10 की पावर -1 की फॉर्म में, तो इंटीजर नहीं लेना है। तो इंटू 10 की पावर -1 करेंगे तो 1825 इंटू 10 की पावर -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1825 ग्राम। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 1825 ग्राम। ठीक है भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर JEE मेन सॉल्यूशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो योर लव। थैंक यू सो मच।